हेलो फ्रेंड्स, एड शाइन में आप सबों का स्वागत है। और आज का जो हमारा वीडियो है वो झारखंड के इतिहास पर है। और इससे पहले झारखंड के इतिहास को लेकर मैंने 3 वीडियो बनाया है। पाषाण काल में झारखंड, प्राचीन भारतीय इतिहास में झारखंड या छोटा नागपुर के क्षेत्र को किस किस नामों से जाना जाता था, कब जो है पुंड्र नाम से जाना गया, कब पुंडरिक देश के नाम से जाना गया, कब कब जो है किसने कुकुट देश कहा, किसने कुकुट लाड कहा, किसने मुरुंड देश कहा। इस प्रकार की बातों को हमने देखा था। अब जो है आज का जो ये टॉपिक है, इसमें जो है वो मौर्य काल में झारखंड को हम देखेंगे। मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर जो काल है उसको झारखंड में हम देखेंगे, और गुप्त काल में झारखंड को हम देखेंगे। इस 3 टॉपिक को हम जो है 20 से लेकर 25 मिनट के इस वीडियो में हमने समाहित करने का प्रयास किया है। इसलिए बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखेंगे, और ध्यान से देखने के पहले सबसे पहले आप लोग इसका जो है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, उम्मीद है सबों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं, टाइम को बिना बर्बाद किए हुए। चलिए, मौर्य काल में झारखंड। मौर्य काल में झारखंड, तो मौर्य काल में जो झारखंड था, तो आपको याद होगा मौर्य काल के पहले नंद वंश की हम अगर बात करते हैं तो नंद वंश की सेना में भी झारखंड के जनजातियों को शामिल किया जाता था। यहां के जनजातियों को शामिल किया गया था, और नंद वंश की सेना में भी जो हाथी का प्रयोग होता था वो झारखंड क्षेत्र से जो है हाथी प्राप्त किए जाते थे। फिर अगर हम मौर्य काल की बात करें, जिसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके बारे में कहा जाता है कि 6 लाख की सेना के साथ उन्होंने संपूर्ण भारत को रौंद डाला। तो जो 6 लाख की सेना थी, उस 6 लाख की सेना में जो है वो अधिकांश जो उस सेना में जो है वो झारखंड के जनजातीय को भी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा शामिल किया गया था। पहला चीज, यहां के जनजातियों को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सेना में शामिल किया। चंद्रगुप्त मौर्य की जो हस्ती सेना थी, मतलब जो हाथियों की सेना थी, वो हाथी जो है यहीं झारखंड क्षेत्र से हाथी को प्राप्त किया जाता था। दो चीज। अब कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस क्षेत्र को कुकुट या कुकुट देश कहा गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुकुट देश कहा गया है। वहीं गुप्त काल में फाहियान ने कुकुट लाड कहा है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति गुप्त काल में जो है इस छोटा नागपुर क्षेत्र को मुरुंड देश कहा है। चलिए हम लोग फिर आते हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुकुट या कुकुट देश इस क्षेत्र को, झारखंड क्षेत्र को कहा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मौर्य काल में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है कौटिल्य ने कुकुट देश कहा है झारखंड क्षेत्र को। इनके अनुसार, कौटिल्य के अनुसार, यहां गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, जनतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। कौटिल्य के अनुसार यहां पर जो है वो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली विद्यमान थी। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण हो गया। तीसरा जो है वो मगध से जो दक्षिण भारत की ओर जो जाने का मार्ग था वो झारखंड से होकर जाता था। इस रूप में झारखंड जो था और मगध और दक्षिण भारत के बीच जो व्यापारिक संबंध थे, जो आर्थिक संबंध थे, जो राजनीतिक संबंध थे, उसके लिए झारखंड क्षेत्र का अपना महत्व था। मगध से दक्षिण भारत की ओर जाने वाला रास्ता झारखंड से होकर जाता था।
इसीलिए झारखंड का अपना व्यापारिक महत्व था, ना केवल व्यापारिक, आर्थिक और सामाजिक महत्व था, बल्कि अपना राजनीतिक महत्व भी था इसका। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है वो क्या कहा गया है इस क्षेत्र को, तो कुक्कुट देश कहा गया है। उन्होंने अर्थशास्त्र में जो है वो इंद्र इंद्र नाविक नदियों की चर्चा की है। उन्होंने इंद्र नावक नदियों की चर्चा की है और यह कहा है कि इन नदियों से हीरे प्राप्त किए जाते थे। इंद्र नावक नामक जो नदी है, इसका जो संबंध स्थापित किया जाता है वो ईब और शंख नदियों से किया जाता है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुक्कुट देश कहा गया है और उन्होंने बतलाया है कि इस क्षेत्र में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। उन्होंने दो नदियों की, इंद्रनावक नदियों की चर्चा की है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इंद्रनावक नामक नदियों की चर्चा है जिससे हीरे प्राप्त किए जाते थे। इंद्र नावक अर्थात ईब और शंख नदियों का इलाका, ईब और शंख नदियों का इलाका। अब ध्यान दीजिएगा, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण हो गया कुक्कुट देश। उन्होंने इंद्र नावक नदियों की चर्चा की है, यानी ईब नदी और शंख नदी, जहां से हीरे प्राप्त किए जाते थे बोला है। ठीक है, अब चंद्रगुप्त मौर्य में इतना ही हमको पढ़ना है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आते हैं अशोक। ठीक है, तो अशोक का 13वां शिलालेख जो है क्या कहता है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि अशोक के समय में झारखंड क्षेत्र में यहां के जनजातियों पर उसका नियंत्रण था, लेकिन अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। कैसा था? अप्रत्यक्ष नियंत्रण। झारखंड क्षेत्र पर प्रत्यक्ष नियंत्रण जो स्थापित किया था वो पहली बार समुद्रगुप्त के द्वारा स्थापित किया गया था, यह याद रखिएगा। अगर मगध वंश की बात करें, अगर मगध साम्राज्य की बात करें, तो महाभारत काल में जो बृहद्रथ वंश का जरासंध था, उसने झारखंड क्षेत्र में अपना शासन स्थापित किया था, जरासंध ने। ठीक है, जरासंध महाराज ने जो है उन्होंने झारखंड क्षेत्र में अपना शासन स्थापित किया था। अशोक के काल में झारखंड क्षेत्र पर उसका अप्रत्यक्ष नियंत्रण था जनजातियों पर, लेकिन समुद्रगुप्त ने आटविक राज्य की विजय की थी। ये तीन बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए चलते सम्राट अशोक। ठीक है, सम्राट अशोक का यहां की जनजातियों पर अप्रत्यक्ष, सम्राट अशोक का अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट नियंत्रण था। ठीक है, 13वें शिलालेख में, अशोक के 13वें शिलालेख में सीमावर्ती राज्यों की चर्चा है हमने पढ़ा है प्राचीन भारत के इतिहास में। ठीक है, केरल पुत्र, सतीय पुत्र, चोल, पांड्य, ये सब सीमावर्ती राज्यों की चर्चा है। आटविक राज्यों की भी चर्चा है। ठीक है, और आटविक राज्यों पर इन्होंने क्या किया? अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया था। अब आटविक राज्य का मतलब क्या है? आटविक राज्य का मतलब अशोक के 13वें शिलालेख में आटविक सीमावर्ती राज्यों में आटविक राज्य की भी चर्चा है। तो आटविक राज्य का मतलब हुआ बघेल खंड से लेकर उड़ीसा के समुद्र तट क्षेत्र तक, बघेल खंड से लेकर मध्य प्रदेश का इलाका जो है छत्तीसगढ़ का बघेल खंड, ठीक है, बुंदेलखंड, बघेल खंड। ठीक है, तो बघेल खंड से लेकर उड़ीसा के समुद्र तट इलाके तक का क्षेत्र आटविक राज्य कहलाता था। ठीक है, और इसी के अंतर्गत झारखंड आता था। तो अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड क्षेत्र की चर्चा आटविक राज्य के रूप में है। ठीक हो गया, यहां पर इसका प्रत्यक्ष नियंत्रण था। अशोक ने अपने धर्म नहीं, अपने धम, ठीक है, तो अशोक ने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए यहां पर रक्षित नामक अधिकारी को भेजा था। कौन अधिकारी को? रक्षित नामक अधिकारी को भेजा था। ठीक है, रक्षित नामक अधिकारी को भेजा था। इसीलिए अशोक जो है अपने कलिंग शिलालेख में, या ऐसे बोलते हैं कोई कोई इतिहासकार लिखते हैं पृथक कलिंग शिलालेख,
तो अशोक ने अपने पृथक कलिंग शिलालेख जो है उसमें कहा है कि अविजित जनजातियों उड़ीसा के, उन्होंने कहा है कि आटविक राज्य या फिर उड़ीसा के सीमावर्ती राज्यों में निवास कर रहे अविजित जनजातियों, जिसको मैंने विजित नहीं किया है, उस पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित है, अविजित जनजातियों को मेरे धम्म का पालन करना चाहिए, मेरे धम्म का पालन करना चाहिए, ताकि वो लोक या परलोक को प्राप्त कर सके। कहने का मतलब है कि कहा जाएगा कि अशोक कालीन किस शिलालेख में जो है यह कहा गया है कि अविजित जनजातियों को उसके धर्म का पालन करना चाहिए ताकि लोक परलोक को प्राप्त कर सके, तो वो है पृथक कलिंग शिलालेख। किस शिलालेख में आटविक राज्य की चर्चा है? तो वो है 13वें शिलालेख में। ठीक है, ठीक समझ गए, यही है सब। और धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किसको भेजा? रक्षित नामक अधिकारी को भेजा था। जनजातियों पर या झारखंड क्षेत्र में अशोक का अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित था। सबसे महत्वपूर्ण अशोक कालीन कला, मतलब कई जगह हमको उसके शिलालेख जो हैं वो मिलते हैं, लेकिन झारखंड क्षेत्र में अशोक कालीन कला मतलब शिलालेख हो, बृहद शिलालेख हो, किसी भी तरह का कला का नमूना जो है अशोक कालीन कला का विवरण नहीं मिलता है। तो इसको नोट में रखिएगा, झारखंड में अशोक कालीन कला का विवरण प्राप्त नहीं होता है। चलिए फट से देख लेते हैं हम लोग। सेना के लिए हाथी कहां से प्राप्त होता था? झारखंड में प्राप्त होता था मौर्य काल में। चंद्रगुप्त यहां पर कैसी शासन व्यवस्था थी? गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, कौटिल्य कहते हैं। उन्होंने ही अर्थशास्त्र में क्या कहा है? इस क्षेत्र को, छोटा नागपुर क्षेत्र को कुकुट देश कहा है। उन्होंने इंद्र नामक नदियों की चर्चा की है जहां से हीरे प्राप्त किए जाते थे। संभवतः ईब और शंख नदियों का क्षेत्र था। अशोक के समय में यहाँ की जनजातियों पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। यहाँ 13वें शिलालेख में अशोक ने आटविक राज्य की चर्चा की है जो बघेलखंड से उड़ीसा के समुद्र तक है। इसके अंतर ही झारखंड आता था। अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए रक्षित नामक अधिकारी को भेजा था। पृथक कलिंग शिलालेख में उड़ीसा के सीमावर्ती अविजित जनजातियों के विषय में कहा गया है कि उन्हें मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए ताकि वे लोक परलोक को प्राप्त कर सके। और झारखंड में अशोक कालीन कला की चर्चा नहीं मिलती है। मौर्य काल का झारखंड में जो मौर्य काल है वो इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है। यही क्वेश्चन अगर आना रहेगा मौर्य काल से झारखंड में तो यही पॉइंट, इन्हीं बिंदुओं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए मौर्य काल हो गया, अब हम लोग चलते हैं मौर्योत्तर काल। उससे पहले एक और पॉइंट देख लेंगे कि उड़ीसा यानी कलिंग, जिसको प्राचीन काल में कलिंग कहा जाता था, उसका एक राजा था खारवेल, बहुत ही प्रसिद्ध राजा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बाद जब मगध साम्राज्य जो है उसका पतन होने लगा मौर्य साम्राज्य का, तो कलिंग राजा खारवेल जो है उसने मगध को जीता था एक बार आक्रमण करके। तो वो निश्चय रूप से कहां से जाएगा, किस रास्ते का प्रयोग करेगा? तो झारखंड के रास्ते का प्रयोग करेगा। तो वही है, कलिंग राजा खारवेल झारखंड के रास्ते मगध पर विजय हासिल करने में सफल रहे। ठीक है, सफल रहे। ठीक, तो मगध में विजय हासिल किए थे कौन? कलिंग राजा खारवेल। ठीक है, किस रास्ते का प्रयोग किया था? झारखंड का। अब चलिए मौर्योत्तर काल देखिए। मौर्योत्तर काल करीब अशोक का जो पीरियड था 273 ईसा पूर्व बीसी से लेकर 232 बीसी तक वो सिंहासनारूढ़ रहे। ठीक है, करीब। और फिर मौर्योत्तर काल जो है उसके बाद जो है अशोक के जो है पौत्रों ने शासन किया और धीरे धीरे फिर मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। और जब मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया और जब गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ, तो इस दोनों के जो पीरियड, जो बीच में जो समय है, उसको बोलते हैं मौर्योत्तर काल। ठीक है, तो मौर्योत्तर काल जो है वो करीब हम लोग 200 ईसा पूर्व 200 बीसी से मानते हैं, जो 300 ईस्वी तक करीब चला था। ठीक है, 300 ईस्वी तक चला था, 200 बीसी से 300 ईस्वी। यहां पर बीसी नहीं, यहां पर ईसा पूर्व नहीं, 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक मौर्योत्तर काल। तो जब मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया, तो मौर्योत्तर काल में जो है, जब गुप्त साम्राज्य का उदय नहीं हुआ, तो बीच के जो मौर्योत्तर काल में जो है, मौर्य और गुप्त साम्राज्य के बीच का जो मौर्योत्तर काल है, उसमें उत्तर पश्चिम जो हमारा इलाका है भारत का, वहां से अनेक जो विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया, जिसमें शक थे,
क्षत्रप थे, कुषाण थे, सक्षत्रप, कुषाण, पहलव, अनेक विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया, जिसमें कनिष्क ने बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना भी की थी, बहुत विश्वविख्यात शासक हैं। ठीक है, तो ये विदेशी आक्रमणकारी मौर्योत्तर काल में जो है उत्तर पश्चिम की ओर से आक्रमण किया। ठीक है, और इनसे जो है विदेशों से व्यापारिक हमारा संबंध भी स्थापित हुआ, क्योंकि भारत की जो संस्कृति रही है वो विदेशी आक्रांता आए तो यहां पर आक्रमण के उद्देश्य, लेकिन यहीं पर रच और बस गए। ठीक है, जैसे कि शक आए वो भी यहां बस गए, पहलव, कुषाण जो है, कनिष्क, उन्होंने भी यहां एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। तो झारखंड जो है मौर्योत्तर काल में झारखंड का विदेशों से व्यापारिक संबंध होने की पुष्टि मिलती है। इसमें जो सवाल पूछा जाएगा वो तीन बहुत महत्वपूर्ण है मौर्योत्तर काल का। ठीक है, पहला है कि कनिष्क कालीन सिक्के कहां मिलते हैं। कनिष्क कालीन कुषाण के सिक्के कहां से मिले हैं, तो रांची से मिले हैं, यानी कि झारखंड क्षेत्र में कनिष्क का आधिपत्य था। इंडो सीथियन सिक्के कहां मिले हैं, तो चाईबासा से मिले हैं। इटली के रोमन सम्राट के सिक्के कहां से मिले हैं, तो सिंहभूम से मिले हैं। ये तीन सवाल ही पूछे जाएंगे। तो मौर्योत्तर काल में जो है विदेशी आक्रमणकारियों के साथ के कारण व्यापारिक संबंध स्थापित हुआ। ठीक है, सिंहभूम में क्या मिले हैं, रोमन सम्राट के सिक्के मिले हैं। चाईबासा में इंडो सीथियन सिक्के, कुषाण कालीन कनिष्क के सिक्के रांची से मिले। यही मौर्योत्तर काल में तीन सवाल बनते हैं और कुछ नहीं बनता है। रांची जो है वहां से कनिष्क के कुषाण कालीन सिक्के मिलते हैं, यानी झारखंड क्षेत्र कनिष्क के अधीन था। रांची से कुषाण कालीन सिक्के मिलते हैं। वहीं हम चाईबासा जाएंगे तो इंडो सीथियन सिक्के मिलते हैं। वहीं हम फिर सिंहभूम पहुंचेंगे तो रोमन सम्राट के सिक्के मिलते हैं। तो रोमन सम्राट के सिक्के सिंहभूम से, इंडो सीथियन सिक्के चाईबासा से, कुषाण कालीन सिक्के रांची से। मौर्योत्तर काल खत्म, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते मौर्योत्तर काल। ठीक है, अब चलिए गुप्त काल चलते हैं। ठीक, तो इस टॉपिक में आपका मौर्यकालीन झारखंड आ जाएगा, मौर्योत्तर कालीन झारखंड हो जाएगा, गुप्त कालीन झारखंड हो जाएगा। इसके बाद हम लोग गुप्तोत्तर कालीन झारखंड नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो गुप्त काल, ठीक है, गुप्त काल में मैंने आपको बताया जहां अशोक का झारखंड की जनजातियों पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण था, वहीं पर गुप्त काल में जो है वो समुद्रगुप्त की प्रयाग अर्थात इलाहाबाद, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा में लिखा हुआ। ठीक है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है जिसकी रचना हरिसेन ने की है। तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में साफ साफ लिखा हुआ है आटविक राज्य के विजय की चर्चा मिलती है। मतलब समुद्रगुप्त के समय में जो झारखंड क्षेत्र था उसमें जो है उसका जो झारखंड क्षेत्र था उस पर समुद्रगुप्त ने शासन स्थापित किया था, प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया था, आटविक राज्यों की विजय की थी। खोरठा में भी एक शिवनाथ प्रामाणिक का शायद लिखा हुआ है दामोदर कोरायण, उसमें भी आप सरंची और कमल की जो कथा है उसको पढ़ेंगे तो गुप्तों का उल्लेख मिलता है, गुप्त राजा का उल्लेख मिलता है। यानी जो है पहली बार प्रत्यक्ष रूप से जो है स्थापित जो होता है वो गुप्त काल में होता है। ठीक है, तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति से पता चलता है कि उन्होंने आटविक राज्य की विजय की थी। और समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छोटानागपुर क्षेत्र को मुरुंड देश कहा गया है। आटविक राज्य याद रखिएगा, आटविक बघेलखंड से लेकर उड़ीसा के समुद्र तट तक का क्षेत्र है। लेकिन जैसे कुकुट देश कौटिल्य ने कहा, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में इसको मुरुंड देश कहा गया है। और फाहियान जो है वो गुप्त काल में ही आया, 405 ईस्वी में चीन से आए थे, उन्होंने इसे कुकुट लाड कहा है। कौटिल्य ने कुकुट देश, फाहियान ने कुकुट लाड और समुद्रगुप्त ने मुरुंड देश कहा है। क्वेश्चन मुरुंड देश बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। कुकुट देश पूछा जाएगा, कुकुट लाड पूछा जाएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति से आटविक राज्य के विजयों की चर्चा मिलती है। फाहियान जो है चीनी यात्री थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आए थे, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आए थे, 405 ईस्वी में आए थे। ठीक है, उन्होंने इस क्षेत्र को, छोटानागपुर क्षेत्र को कुकुट लाड कहा। ठीक है,
अब गुप्तकालीन कुछ पुरातात्विक अवशेष मिले, गुप्तकालीन कुछ मंदिर अभी भी मिला है झारखंड में। एक मिलता है हजारीबाग के बड़का गांव के महुदी पहाड़ में गुप्तकालीन मंदिर मिले हैं। पत्थरों को काटकर बनाए गए 4 मंदिर जो हैं महुदी पहाड़ में वो गुप्तकालीन हैं। ठीक है। इसके अलावा सतगावा जो वर्तमान में कोडरमा में पड़ता है, बुक में गलत लिखा हुआ है कहीं कहीं हजारीबाग, ऐसा नहीं है, सतगावा अभी कोडरमा में है। ठीक है। पहले कभी हजारीबाग में हुआ करता था। तो सतगावा में भी मंदिर मिला है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह मंदिर गुप्त के बाद का है, गुप्तोत्तर काल का है। ठीक है। तो सतगावा से ही मिला है गुप्त और गुप्तोत्तर काल का मंदिर। ठीक। गुप्तकालीन कुआं, ये मैंने पहले भी वीडियो में पढ़ा चुका है। गुप्तकालीन कुआं जो है वो पिठौरिया रांची में आपको मिलता है। पतरातू घाटी होते हुए जब हम पिठौरिया पहुंचते हैं तो पिठौरिया पहाड़ी पर गुप्तकालीन कुआं है। तो पुरातात्विक अवशेष में हजारीबाग बड़का गांव का महुदी पहाड़ में पत्थरों को काटकर बनाए गए 4 मंदिर हैं। सतगावा में मंदिर हैं, गुप्तोत्तर कालीन मंदिर कहा जाता है इसको। पिठौरिया पहाड़ी पर गुप्तकालीन कुआं मिला है। और एक इंपॉर्टेंट है बात कि मुंडा प्रथा, पाहन प्रथा, जैसे गांव का प्रधान मुंडा होगा, गांव का प्रधान महतो होगा, पुजारी पाहन होगा, ठीक है, भंडारी प्रथा होगा। ये सब प्रथा जो है वो गुप्तों के यहां आने के बाद प्रारंभ हुई। तो ये सब गुप्तों की देन है। ठीक है। मुंडा, पाहन, महतो, भंडारी प्रथा गुप्त काल की देन है। यह इंपॉर्टेंट है कि मुंडा, पाहन, महतो, भंडारी प्रथा गुप्त काल की देन है। और एक और, जब गुप्तों का झारखंड में प्रवेश हुआ, जब गुप्तों का अधिपत्य स्थापित हुआ, 8वीं राज्य की विजय हुई, मुरुंड देश की विजय हुई, तो बौद्ध धर्म का धीरे धीरे यहाँ ह्रास होने लगा, धीरे धीरे ह्रास होने लगा। क्योंकि गुप्तकालीन समुद्रगुप्त जो थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, ये विष्णु के उपासक थे। तो यहाँ पर इस क्षेत्र में जो है वो बौद्ध धर्म का धीरे धीरे ह्रास होने लगा। ये आपका जो है टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ठीक है। मौर्य काल में झारखंड कंप्लीट हो गया, मौर्योत्तर काल में झारखंड और गुप्त काल में झारखंड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गुप्तोत्तर काल में झारखंड को पढ़ेंगे। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि जरूरतमंद जो छात्र हैं उनके पास वीडियो पहुंच सके। और मैं बार बार कह रहा हूं कि कमेंट बॉक्स में जो है अपना व्हाट्सएप नंबर जो है उसको जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि भविष्य में जो है उस पर कुछ हम लोग व्हाट्सएप नंबर को एक जोड़ के जो है कुछ नोट्स प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।